हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की तारीख है 29 अगस्त 2022, दिन मंडे का यानी कि सोमवार का। और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ ऑफ द डे एनालिसिस के साथ मैं आपके सामने यहाँ पर हाजिर हूँ। तो आज थोड़ा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हमें देखनी है, और एक आध इफेक्ट जो एक आध इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है ऑफ द इकोनॉमी, उसको भी हम लोग आज थोड़ा सा समझेंगे। तो ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें जो आर्टिकल्स हमें पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेज नंबर 1 में एज सच आज कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, सिर्फ एक न्यूज़ ये इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो प्लांट की ड्वार्फिंग हो रही थी, राइस के प्लांट की, पैडी के क्रॉप की ड्वार्फिंग हो रही थी पंजाब और हरियाणा में, जिसको लेकर हमने परसों भी डिस्कस किया था, उसी को लेकर एक थोड़ा सा पॉइंट और आया है, वो हम देख लेंगे कि क्या पॉइंट है। इसके बाद आगे बात करेंगे। तो इस पेज में तो कुछ है नहीं और, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ आज के पेज में नहीं है। ठीक है, वो हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। और इसके बाद आगे हम लोग अगर चलें, यहाँ पर और कोई न्यूज़ फिलहाल इसमें है नहीं यहाँ पर, तो ठीक है ना, आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर एक न्यूज़ आई है, दैट इज़ आप लोगों को पता होगा कि प्रधानमंत्री जो है वो हर महीने के आखिरी संडे को मन की बात एक रेडियो प्रोग्राम करते हैं। तो उसमें कुछ बातें बोली गई हैं रिगार्डिंग माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। और इसके बाद आगे बात करेंगे। तो ये जो एक्सप्रेस नेटवर्क वाला पेज है, इस पर यहाँ पर एक न्यूज़ है लास्ट में, तमिलनाडु की न्यूज़ है कि बॉन्डेड लेबर्स जो हुआ करते थे वहाँ पर काफ़ी सारे, वो अब एक ब्रिक किल्न में काम करना शुरू कर दिए हैं, और किस तरीके से उनकी जो लाइफ वगैरह है वो चेंज कर रही है, और इस तरीके की कुछ और प्रोग्राम्स इनके बारे में यहाँ पर बात की गई है, वो हम थोड़ा सा देखेंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर एक न्यूज़ और है जो आपको बताता हूँ, वो ये है। ठीक है, वर्ल्ड की न्यूज़ है कि जो ये पेलोसी है, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका जो हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो उसकी स्पीकर है, वो अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ ताइवान विजिट किया था उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले। तो उसके बाद पहली बार जो है ताइवान स्ट्रेट में यूएस ने अपने वॉरशिप्स जो हैं उसके थ्रू गुजारे हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि हमें क्या चीज़ वहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, वर्ल्ड के पे न्यूज़ में ये था। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये एक्सप्लेन का जो पेज है उसमें एक न्यूज़ आई है रिगार्डिंग योर फुल कोर्ट मीटिंग। ठीक है, ये फुल कोर्ट मीटिंग्स क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। जो हमारे नए सीजेआई बने हैं, दैट इज़ जस्टिस यू ललित, है ना, इन्होंने आते ही एक नया टर्म जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज़ फुल कोर्ट मीटिंग। तो ये क्या है फुल कोर्ट मीटिंग, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद जो एक इकोनॉमी वाला पेज है, ठीक है, ये इकोनॉमी वाला जो पेज है, यहाँ पर एक न्यूज़ है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 यानी कि 2022-23 का जो पहला क्वार्टर है, यानी कि अप्रैल से लेकर जून 2022 का, उसकी क्वार्टर 1 का जीडीपी आ चुका है, मतलब जीडीपी आने वाला है, उसका एस्टिमेट आ चुका है। उसमें ये बोला है कि बेस इफेक्ट और सर्विस सेक्टर के बढ़ने से जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट में हो रही है। तो यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने को मिलेंगे जैसे बेस इफेक्ट वगैरह, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, तो यही सारी न्यूज़ है जो हमें आज के न्यूज़पेपर में डिस्कस करनी है। तो चलिए इन न्यूज़ को हम जो है एक एक करके फिर डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने परसों के दिन में एक न्यूज़ डिस्कस की थी अबाउट द ड्वार्फिंग ऑफ राइस। ठीक है, तो ड्वार्फिंग ऑफ राइस को लेकर एक नया वायरस जो है वो सामने आया है, मतलब वायरस वही है जो परसों हमने बात की थी। तो उसको IARI ने भी जो है वो इसके ऊपर अपना रजामंदी दे दी है। जो हमने परसों बात की थी कि पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ के जो प्रोफेसर्स थे, जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने एक वायरस की खोज की थी, है ना। तो इसको IARI ने जो है वो भी अपनी रजामंदी दे दी है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक्ड ड्वार्फ वायरस SRBSDV, इस वायरस की वजह से ये जो पंजाब और हरियाणा के राज्यों में जो पैडी की क्रॉप थी, जो राइस की क्रॉप थी, उसमें कुछ ड्वार्फिंग देखी जा रही थी। तो उसके कारण ये है। यहाँ पर एक चीज़ और देखी गई है कि ये जो वायरस है ये फिजी वायरस जीनस का पार्ट है। ठीक है, दिस इज बिलोंग्स टू द फिजी वायरस जीनस। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये परसों नाम नहीं आया था। तो फिजी वायरस जीनस जो है उसका नाम नोट करेंगे। साथ ही साथ हमने ये तो पढ़ा ही था कि ये इसका एक इंसेक्ट है या कैरियर है, वाइट बैग्ड प्लांट हॉपर। हमने देखा था कि चाइना में प्रोड्यूस हुआ था, या चाइना में पहली बार ये वायरस पाया गया था,
है ना, जो कि पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने बात बोली थी, तो उसको IARI ने जो है वो आगे कंफर्म किया है। तो ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर जो ये IARI है, दैट इज़ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोग जो है वो पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आगे मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर कुछ वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो ये वायरस है ये इन्फेक्टेड प्लांट, मतलब जैसे यहाँ पर जो राइस का प्लांट है, पैडी क्रॉप है, उस पर भी पाया जाता है, और साथ ही साथ जो वेक्टर इंसेक्ट है ना, उसके पास भी ये पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिस वायरस वाज नॉट फाउंड इन द सीड्स। ठीक है, जो प्लांट वगैरह को टेस्ट किया गया, उसको कलेक्ट किया गया, उसमें देखा गया, तो जो उसकी सीड्स वगैरह हैं उस पर ये वायरस पाया नहीं गया। वायरस जो है वो बेसिकली फ्लोएम में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट के फ्लोएम में पाया जाता है, सीड्स में नहीं पाया जाता है। फ्लोएम वो प्लांट टिश्यू है बेसिकली जो शुगर और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो फ्लोएम में पाया जाता है, सीड्स में नहीं पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद IRI ने कुछ इन्वेस्टिगेशन में ये बताया है कि 12 जो है राइस की वैरायटीज, बासमती में भी और नॉन बासमती में भी ये पाया गया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो ये है कि जो नॉन बासमती वैरायटीज हैं वो ज़्यादा इफेक्ट हुई हैं एज कंपेयर टू बासमती, और साथ ही साथ जो लेट सोन पैडी है वहाँ पर कम इफेक्ट देखने को मिला है एज कंपेयर टू द अर्ली सोन। मतलब जिनको पहले उगाया गया पैडी की जिन क्रॉप्स को, वहाँ पर इसका इफेक्ट ज़्यादा है। ठीक है, वायरस का इन्फेस्टेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू जो बाद में उगाई गई है। बाद वालों में कम है, पहले वालों में ज़्यादा है। नॉन बासमती में ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, बासमती में कम हुआ है। फ्लोएम में पाया जाता है, सीड्स में नहीं पाया जाता है, और साथ ही साथ ये जो फिजी वायरस है उस जीनस का बिलोंग करता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो एडिशनल न्यूज़ थी परसों वाले जो हमने कंटेक्स्ट देखा था, उसी में ये न्यूज़ को आप जहाँ पर भी नोट डाउन वगैरह कर रहे हैं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है इसमें यह दिया है कि कुछ रिकमेंडेड डोजेज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स जो है 15-15 दिन के अंतराल में अगर इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे किया जाए तो इस वायरस की ग्रोथ को जो है वो रोका जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। जैसे कि बुप्रोफेजिन, एसिटामिप्रिड, डिनोनेटोफ्रिन और फ्लोनिकेमिड। ठीक है, थोड़ा सा अजीब से नाम है। तो अगर हम इनको इंसेक्टिसाइड्स को अगर हम लोग स्प्रे करते रहते हैं तो हम ये जो पेस्ट है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने नाम क्यों दिए हैं, इनमें से मान लीजिए एक या दो नाम उठा के आपसे पूछ लिया जाए कि ये क्या है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि दीज आर नथिंग बट इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें जो है वो UPSC आप लोगों के साथ कभी कभी मजाक करता रहता है ना। अब इस तरीके के नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तो हम इसको पढ़ेंगे तो आज की डेट में हमें लगेगा कि याद हो जाएंगे, लेकिन जब हम 1 साल के बाद एग्जाम देंगे क्या हमें तब तक ये नाम याद रह पाएंगे, पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि इस तरीके के तो फिर हमारे पास 50 नाम या 100 से ज़्यादा नाम हो जाएंगे जब तक हम पढ़ते रहेंगे, क्योंकि आए दिनों इस तरीके के नाम आते रहते हैं, कुछ केमिकल्स के, कुछ इंसेक्टिसाइड्स के, कुछ पेस्टिसाइड्स के नाम आते रहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, मतलब नाम को थोड़ा सा आइडिया ले लीजिएगा, और ये इंसेक्टिसाइड्स है ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जो है वो मन की बात करते हैं हर महीने का जो लास्ट संडे होता है, जैसे कि कल था, तो वो मन की बात करते रहते हैं। उससे हमें कुछ ज़्यादा जो है वो, मतलब हर बार तो हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा सा क्या है, इन्होंने माल न्यूट्रिशन को लेकर कुछ बात बोली है, और ये जो आर्टिकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। स्पेसिफिकली मुझे लगा कि जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, अगर इस तरीके का कोई टॉपिक आता है तो वहाँ पर हम उसको, उन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इन्होंने क्या बोला। सबसे पहले जब इन्होंने संडे को मन की बात करी कल के दिन में, तो इन्होंने ये बोला कि लोग जो है वो पार्टिसिपेट करें, जो पीपल है वो पार्टिसिपेट करें किसमें, टू इरेडिकेट माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब होता है कुपोषण। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशन की जो कमी, दैट इज नोन एज माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट करने में लोग जो है वो सहायता करें, वो लोग अपना भागीदारी दें। ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर, जिसको पोषण माह के रूप में मनाया जाता है हर साल सितंबर के महीने में। ठीक है, हालांकि UPSC ये नहीं पूछेगा कि पोषण माह कौन से महीने में मनाया जाता है, लेकिन फिर भी ठीक है, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में तो आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला ये है कि कैसे इसको किया जाएगा। तो इन्होंने बोला
कि बेटर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि तकनीक का यूज़ करें, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, और साथ ही साथ वही बात कि पब्लिक पार्टिसिपेशन, मतलब लोगों का जो है पार्टिसिपेशन इसमें होना चाहिए। तो इससे क्या हो कि जो माल न्यूट्रिशन है उससे लड़ने में हेल्प मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स भी गिनाए, जो सरकार ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं ये माल न्यूट्रिशन को रेडिकेट करने के लिए। वो ये है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको मोबाइल डिवाइसेस प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक पोषण ट्रैकर को लॉन्च किया गया है ताकि जो आंगनवाड़ी सर्विसेज हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी को ट्रैक किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके कि वो प्रॉपर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। साथ ही साथ 14 से 18 साल की उम्र की जो लड़कियां हैं उनको भी पोषण अभियान के अंतर्गत जो है वो ऐड कर दिया गया है सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ठीक है, तो अब मैं ये पॉइंट्स आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मान लीजिए कभी माल न्यूट्रिशन से संबंधित कोई सवाल आपके एग्जाम में आता है और आपसे ये पूछा जाता है वहाँ पर, या आपको वहाँ पर ये लिखना होता है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं, तो आप इस तरीके के स्टेप्स को जो है वहाँ पर लिख सकते हैं कि मोबाइल डिवाइसेस प्रोवाइड किए गए हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स को, पोषण ट्रैकर बनाया गया है। ठीक है, जो 14 से 18 साल की मतलब जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं उनको इस पोषण अभियान के अंतर्गत इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आप जो है इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना, देखिए बहुत बार लोगों के मन में ये डाउट आता है कि हमें मेंस के लिए आंसर राइटिंग करनी है, आंसर राइटिंग करनी है ना, आपके मन में भी हो सकता है आता हो। तो आंसर राइटिंग ऐसे ही होगी। ठीक है, आंसर राइटिंग कोई एक दिन का टास्क नहीं है कि आपका आज मन किया आप उठे और आपने कहा आंसर राइटिंग करेंगे, ऐसे नहीं होगा। धीमे धीमे इस तरीके के जब पॉइंट्स आपको मिलते चलेंगे तभी आप जो है उनकी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ की मैं आपको और यहाँ पर एक सजेशन मेरी तरफ से ये है कि जब भी आप अपने नोट्स वगैरह बना रहे हैं सिलेबस को हमेशा सामने रखिएगा, और सिलेबस को टॉपिक वाइज जो पेपर वाइज है GS 1 2 3 4 और उसमें भी जो अंदर टॉपिक वाइज है, तो हर टॉपिक के ऊपर आपके पास कम से कम 100 या 150 वर्ड्स का एक कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, जिसमें कुछ इस तरीके का डेटा भी होना चाहिए, मतलब कुछ स्कीम्स के नाम होने चाहिए, कुछ अगर मान लीजिए रिलेटेड टू एजुकेशन है या रिलेटेड टू सोसाइटी है, रिलेटेड टू चिल्ड्रन है, रिलेटेड टू विमेन है, कुछ डेटा अगर आपके पास है ना, परसेंटेज वगैरह में कुछ डेटा आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं, या कुछ स्कीम को लेकर बात की गई है कि उस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन करने से इतने परसेंटेज लोगों को फ़ायदा मिला या इन स्टेट्स के लोगों को फ़ायदा मिला, तो वो सारी चीज़ें भी जो है आप उसमें नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, क्योंकि वहीं से फिर आप लोगों के मेंस का जो है वो आंसर राइटिंग का कंटेंट तैयार होगा। आई होप बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे इसमें क्या लिखा है, इन्होंने जल जीवन मिशन को भी जिक्र किया, जल जीवन मिशन का। ठीक है, कि इसका भी अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हमारा जो ये पॉवर्टी इरेडिकेशन है, सॉरी जो माल न्यूट्रिशन इरेडिकेशन है वो भी अच्छे से हो सकता है। साथ ही साथ इन्होंने कुछ प्रोग्राम्स के नाम और गिनाए, जैसे कि एक प्रोजेक्ट है संपूर्ण प्रोजेक्ट। ठीक है, ये असम के जो बोंगाई विलेज है वहाँ पर चलाया जा रहा है, और इसका पर्पस क्या है, माल न्यूट्रिशन से लड़ना ही पर्पस है, और इसका जो मेथड है वो बड़ा ही यूनिक है। इसमें क्या है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर है उनमें से जो एक हेल्दी वीमेन होगी, मतलब आंगनवाड़ी सेंटर की एक जो चाइल्ड है, ठीक है, जो हेल्दी चाइल्ड होगी उसकी मदर क्या करेगी, एक ऐसी मदर से मिलेगी जिसका चाइल्ड क्या होगा, माल न्यूट्रिशन का शिकार होगा, फेस कर रहा होगा माल न्यूट्रिशन को, और वो जो हेल्दी मदर है, मतलब जो हेल्दी चाइल्ड की मदर है, वो माल न्यूट्रिशन जो चाइल्ड है उसकी मदर को ये बताएंगी कि पोषण के बारे में, कि हम अपने बच्चे को ये देते हैं, मतलब खाने में ये देते हैं, इस तरीके से देते हैं, हमारा बच्चा स्वस्थ है। तो उससे क्या होगा कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, और फिर जो माल न्यूट्रिशन चाइल्ड है उसको भी हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस तरीके की प्रॉब्लम्स के पीछे। ठीक है, जो मतलब कम पढ़े लिखे लोग हैं, या फिर आप जो कह सकते हैं कि जो इस तरीके के एरियाज में रहते हैं, जो अंडर डेवलप्ड हैं, जो विलेजेस वगैरह हैं दूर दराज, वहाँ के लोगों को ये नहीं पता कि बच्चों को क्या देना चाहिए। ठीक है, उनका सिर्फ मकसद ये होता है कि बच्चों का पेट भर दिया जाए, वही काफ़ी है। लेकिन सिर्फ पेट भरने से न्यूट्रिशन नहीं आएगा, है ना, पोषण जो है वो खाली पेट भरने से नहीं आएगा। तो उसके लिए इस तरीके की जो अवेयरनेस है वो भी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट की मदद से एक साल में जो माल न्यूट्रिशन है वो लगभग 90% चिल्ड्रन में, यानी कि 90% बच्चों में ये माल न्यूट्रिशन जो है वो एक साल के अंदर अंदर खत्म हो गया है। तो इस तरीके का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि ध्यान रखिएगा, इस तरीके का डेटा बहुत अच्छा लगता है एग्जाम में जब आप इसको मेंस पे आंसर में लिखते हैं। ठीक है,
इसके बाद इन्होंने एक बात और बोली, एक कैंपेन और चलाया गया, दैट इज मेरा बच्चा कैंपेन। ठीक है, ये चलाया गया मध्य प्रदेश के दतिया डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पर कुछ भजन कीर्तन्स वगैरह जो है वो किए गए माल न्यूट्रिशन को कर्ब करने के लिए। अब यहाँ पर ये नहीं जानना है कि उन्होंने कौन सा भजन गाया या भजन कीर्तन क्यों गाए, आपसे ये पूछा जा सकता है कि मेरा बच्चा कैंपेन, है ना, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि मेरा बच्चा कैंपेन जो है वो किससे रिलेटेड है, इरेडिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन से। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें, एक स्नेक एंड लैडर गेम जो है उसकी भी बात की गई। वो झारखंड के जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पर इसको चलाया गया, इस तरीके का एक प्रोग्राम, और वहाँ पर जो है बच्चों को अच्छी और बुरी आदतों के बारे में सिखाया गया थ्रू द इनोवेटिव तरीके से इस गेम के थ्रू। ठीक है, स्नेक एंड लैडर गेम गिरिडीह के, झारखंड के गिरिडीह में, और ये जो मेरा बच्चा कैंपेन है ये चलाया गया आपके मध्य प्रदेश के दतिया डिस्ट्रिक्ट में, और रिलेटेड टू क्या है, माल न्यूट्रिशन। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। इस तरीके के पॉइंट्स आपके प्रीलिम्स के लिए भी मिल रहे हैं, मेंस के लिए भी मिल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, इसी के बाद इन्होंने एक अमृत सरोवर इनिशिएटिव का जिक्र भी किया, है ना। अमृत सरोवर बेसिकली क्या है, तो मतलब प्रधानमंत्री ने ये बोला कि मैं अपने जो युवा साथी हैं, जो यंग फ्रेंड्स हैं, उनसे ये गुजारिश करूंगा कि वो अमृत सरोवर जो हमारा कैंपेन चल रहा है उसमें क्या करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। और किसके लिए ये चल रहा है, फॉर द एफर्ट्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, जल संरक्षण, पानी को बचाने के लिए, और वाटर स्टोरेज एंड टेक देम फॉरवर्ड, ये इन्होंने बोला। अब बेसिकली थोड़ा सा ये अमृत सरोवर के बारे में भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला कि 2023 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, ये आप लोगों को पता होगा, 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है। किसने डिक्लेयर किया ये आप मुझे नीचे बताएंगे। ठीक है, हु डिक्लेयर्ड दिस, हु डिक्लेयर्ड दिस थिंग दैट 2023 इज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि ये जो हमारा मिलेट है वो इंडिया में बहुत फेमस है, कोर्स ग्रेन है। तो जब भी कोई बाहर से कोई फॉरेन डिग्नेटरी इंडिया में आता है तो ये प्रधानमंत्री मतलब ये बोलते हैं कि खाने में उनको जो है वो ये मिलेट का कुछ डिश बना के खिलाई जाए। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी जिक्र किया कि अरुणाचल प्रदेश के जोरसिंग विलेज में 4G इंटरनेट सर्विसेज को स्टार्ट किया गया है, और उससे भी वहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये बन जाता है कि ये जो जोरसिंग विलेज है इसकी लोकेशन वगैरह को थोड़ा सा हम लोग मैप में देख लें तो उससे भी फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, इसके बाद ये मिशन अमृत सरोवर की अगर हम लोग बात कर लें तो थोड़ा सा इसके बारे में अगर देखें तो ये नेशनल पंचायती राज डे यानी कि 24 अप्रैल को ही इस साल यानी कि 2022 में लॉन्च किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के जो कार्यक्रम चल रहा है, जो कैंपेन चल रहा है, उसी के पार्ट के रूप में। और वाटर फॉर द फ्यूचर यानी कि कंजर्व करना है पानी को भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए। और इसमें क्या बोला गया है कि डेवलपिंग एंड रिजुविनेटिंग 75 वाटर बॉडीज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, देश के जितने भी जिले हैं हर जिले में 75 यानी कि 75 जो वाटर बॉडीज है उनको डेवलप करना है, और अगर वो पुराने हैं, उनकी स्थिति अगर खराब हो चुकी है तो उनको रिजुविनेट करना है। ठीक है, सारे के सारे जो राज्य हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, ऑल द स्टेट्स इंक्लूडिंग स्टेट्स ऑफ आसाम एंड राजस्थान आर इंक्लूडेड इन दिस। तो ध्यान आपको ये रखना है, यहाँ से इस तरीके के सवाल बन सकते हैं। एक तो ये वैल्यू याद रखिएगा कि 75 वाटर बॉडीज की बात है, और दूसरी बात यह है कि ये हर स्टेट्स में जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे जो बात बोली गई है कि कुछ और मिशन के नाम भी इन्होंने लिए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बोला है कि इस मिशन के लिए मोबिलाइजेशन ऑफ प्राइवेट एंड नॉन गवर्नमेंट रिसोर्सेज इसका भी यूज किया जाएगा। मतलब सरकार तो जो है वो पैसा वगैरह देगी, साथ ही साथ जो है कि मिशन ये एनकरेज करता है कि मोबिलाइजेशन ऑफ सिटीजन्स एंड नॉन गवर्नमेंट रिसोर्सेज को भी एज अ सप्लीमेंटल रिसोर्सेज, मतलब सप्लीमेंट के तौर पर अगर कमी पड़ती है तो इस तरीके के रिसोर्सेज का यूज भी किया जा सकता है। ठीक है, जो मिशन वर्क करेगा वो इस तरीके की अदर अदर स्कीम्स के थ्रू करेगा, जैसे कि मनरेगा हो गया। ठीक है, जो 15th फाइनेंस कमीशन ने जो ग्रांट वगैरह दी है उसके थ्रू करा जाएगा। जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसके थ्रू किया जाएगा। उसके जो सब कंपोनेंट्स हैं जैसे कि वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट हो गया, हर खेत को पानी हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। फिर जैसे कि स्टेट की अपनी जो कुछ स्कीम्स हैं उसके तहत ये सारा काम किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप ध्यान रखिएगा मिशन अमृत सरोवर। आई होप क्लियर है बात। तो इस तरीके से थोड़ा सा चीज़ें जो है कि जो भी हमें पॉइंट न्यूज़ में मिला है उसको आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मेरे से कुछ पॉइंट मिस हो जाए, तो या तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें,
तो उससे क्या होगा कि हम फिर उसको, मान लीजिए आज मैंने कुछ चीज़ बताई और वो कुछ मिस हो गया, तो कल के दिन में या आने वाले दिनों में उसको कवर कर सकते हैं। नहीं तो इस तरीके से खुद भी आप उस चीज़ को कहीं से नेट से ढूंढ के, इंटरनेट से लिख सकते हैं। बेसिकली ये न्यूज़ जो थी ये पीआईबी में आई हुई थी, ठीक है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी में ये न्यूज़ आई हुई थी। इसके बाद आगे बात करेंगे, ब्रिक बाय ब्रिक रेस्क्यूड बॉन्डेड लेबरर्स बिल्ड अ न्यू लाइफ। देखिए अब ये न्यूज़ हालांकि तमिलनाडु की न्यूज़ है, लेकिन थोड़ा सा मुझे इसलिए सही लगी क्योंकि ये बात करता है अबाउट द बॉन्डेड लेबर्स, ठीक है। और बॉन्डेड लेबर्स की जो एक समस्या है वो कहीं पर भी हो सकती है, तो बॉन्डेड लेबर्स की समस्या को दूर किया गया है, उसके लिए ये बहुत अच्छी एक केस स्टडी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा है, यहाँ पर चीज़ें ली हैं कि अगर इस तरीके का कुछ भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप मेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। जो चेन्नई है, तमिलनाडु की जो कैपिटल सिटी है चेन्नई, उसके नॉर्थ में एक शहर है या डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज तिरुवल्लुवर, ठीक है। यहाँ पर बहुत समय तक क्या था कि बॉन्डेड लेबर यानी कि जो बंधुआ मजदूरी होती थी उसकी समस्या देखने को मिलती थी। और फिर ये क्या किया गया है कि 100 ऑफ इमेंसिपेटेड लेबर्स एंड देयर फैमिलीज आर शेपिंग देयर ओन फ्यूचर। कैसे? वो साथ में मिलके ओन कर रहे हैं और ऑपरेट कर रहे हैं एक ब्रिक किल्न। ब्रिक किल्न का मतलब होता है जो ईंट का भट्टा होता है जहां पर ईंटें बनाई जाती है, दैट इज नोन एज अ ब्रिक किल्न। और ये 3 महीने पहले जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो ये है कि ये इरूला कम्युनिटी के द्वारा जो है वो, मतलब जो भी ये लोग हैं जो बंधुआ मजदूरी छोड़ के ये ब्रिक माइनिंग, ये सॉरी जो ब्रिक किल्न है उसमें काम कर रहे हैं, वो इरूला कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। ये बेसिकली एक शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी है, ठीक है। इसके बाद मतलब इन्होंने यहाँ पर टाइमलाइन दी है कि अप्रैल के महीने में ये इसका ओपनिंग सेरेमनी होती है, जून के महीने में यहाँ पर पहली बार जो है फायर लगती है, मतलब जो किल्न है, जो भट्टा है वो जलाया जाता है। और जुलाई तक बात करें तो इन्होंने लगभग 82,000 ब्रिक्स बना दी हैं, जिसकी टोटल कीमत लगभग 7 लाख रुपए है, जिसमें से 41,000 ब्रिक्स जो है वो PMAY दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना को बेची गई है, ठीक है। अब इससे फायदा क्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को बेची गई है तो ये एक ऐसी स्कीम है, मतलब सरकार अगर इनसे खरीदती रहेगी तो लगातार इनके जो प्रोडक्ट है यानी कि जो इनकी ब्रिक्स वगैरह बन रही है उसकी डिमांड लगातार बनी रहेगी और इनको काम जो है वो लगातार मिलता रहेगा। तो ये इससे फायदा है कि इससे इनको मार्केट जो है वो लगातार मिलती रहेगी, मतलब गवर्नमेंट का यहाँ पर रोल है। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम और है, दैट इज महालिरथिट्टम, ठीक है। ये एक सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रोग्राम है जो कि विमेन के द्वारा चलाया जा रहा है, तमिलनाडु सॉरी मतलब विमेन के लिए चलाया जा रहा है बाय द तमिलनाडु कॉर्पोरेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ विमेन लिमिटेड, ठीक है। और इसके बाद ये जो प्रोग्राम है, ये जो महालिरथिट्टम है, ये केरला के ही कुदुम्बश्री की तरह है, ठीक है। केरला के कुदुम्बश्री का नाम आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा, पिछले साल ये न्यूज में था, विच इज द पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड बाय द स्टेट पॉवर्टी इरेडिकेशन मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ केरला, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो आप ध्यान में रख सकते हैं। महालिरथिट्टम तमिलनाडु का है, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रोग्राम है विमेंस के लिए। और साथ ही साथ ये जो केरला का कुदुम्बश्री है, ये एक क्या है, पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम है जो केरला में चलाया जाता है। अब इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उन्होंने जो रेस्क्यूड वर्कर्स हैं, मतलब रेस्क्यूड वर्कर्स वही जो बॉन्डेड लेबर थे जिनको रेस्क्यू किया गया है, उनके कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने की बात भी यहाँ पर की है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है इनको बनाए भी हैं ताकि वो लोग साथ काम कर सके और अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को जो है वो सुधार सके, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग जो है महालिरथिट्टम के बारे में पढ़ लीजिएगा, हालांकि ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा केरला के कुदुम्बश्री के बारे में और सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो कैसे काम करता है, ठीक है। मैं फिर से वही कहूँगा कि कुछ लोगों को लगेगा कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, न्यूज़ बता रहा हूँ और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये बोल दे रहा हूँ कि आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, वो ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ाने बैठूंगा तो 1 घंटा इसी में लग जाएगा, है ना। फिर इस तरीके से न्यूज़ एनालिसिस कभी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पर मेरा काम आप लोगों को जो है ये बताना है कि न्यूज़पेपर को किस तरीके से पढ़ा जाए, ठीक है, और किस तरीके से जो है इस तरीके के पॉइंट्स ढूंढ के उनके बारे में पढ़ा जाए, ठीक है। तो आई होप बात क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यूएस वॉरशिप जो है वो ताइवान स्ट्रेट से सेल करता है फर्स्ट टाइम सिंस द पेलोसीज विजिट। पेलोसी बेसिकली जो यूएन का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसकी स्पीकर है, ये आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा। अभी ये कुछ टाइम पहले जो है ताइवान में आई थी अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, और उसके बाद से पहली बार जो है यूएस का वॉरशिप ताइवान स्ट्रेट से सेल किया है। अब हमारे लिए ज़रूरी क्या है,
हमारे लिए ज़रूरी आ जाता है ये नाम, दैट इज़ ताइवान स्ट्रेट। ठीक है, पहली बात तो ये कि ताइवान स्ट्रेट कहाँ पर है, इसकी लोकेशन वगैरह देख लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सजेशन दूंगा कि हमने एक जो वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं उसको लेकर एक वीडियो सीरीज बनाई हुई है। अब कितने लोगों को ये पता है या कितने लोगों को नहीं पता है मुझे नहीं पता। ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की एक सीरीज बनी है जिसमें स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम पर हमने 4 वीडियो बनाए हैं। ठीक है, हार्डली 12 से 15 मिनट का एक वीडियो है, तो टोटल मिला के ये 4 वीडियो 1 घंटे के हो जाएंगे। और इसमें हमने 40+ स्टेट्स जो है वो कवर किए हुए हैं। ठीक है, ऑल द मेजर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वो यहाँ पर कवर किए हुए हैं, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मैप के साथ समझाया हुआ है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको ज़रूर एक बार आप लोग सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, इसी चैनल पर आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कल परसों भी, वो ये है कि ये जो न्यूज़ एनालिसिस चल रहा है, न्यूज़ ऑफ द डे चल रहा है इंडियन एक्सप्रेस का, ये आने वाले 1 सितंबर से हमारा जो करंट अफेयर्स का चैनल है वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको, उस चैनल को भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहीं पर ये एनालिसिस अब चलेगा 1 तारीख से। ठीक है, अब यहाँ पर एक न्यूज़ ऑफ द डे और आती है, दैट इज़ योर फुल कोर्ट मीटिंग। ठीक है, फुल कोर्ट मीटिंग आती है। अब ये फुल कोर्ट मीटिंग बेसिकली क्या था, ये एक्सप्लेन सीरीज का पार्ट था। ठीक है ना, एक्सप्लेन सीरीज में अभी हमने देखा, वहाँ पर ये उसका पार्ट था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो हमारे नए चीफ जस्टिस बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित, इन्होंने अपना कार्यभार संभालते ही एक फुल कोर्ट मीटिंग ऑफ द फुल कोर्ट जो है वो क्या कर दी है, बुला ली है। ठीक है, अब ये मीटिंग ऑफ द फुल कोर्ट होता क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। तो व्हाट इज द फुल कोर्ट मीटिंग, फुल कोर्ट मीटिंग क्या होती है इसकी बात करेंगे। अ फुल कोर्ट मीटिंग लिटरली मीन्स वन विच इज अटेंडेड बाय ऑल द जजेस ऑफ द कोर्ट। यानी कि एक फुल कोर्ट मीटिंग ऐसी है जो सुप्रीम कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये सीजेआई है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के जज हुए, तो सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस के द्वारा जो है ये मीटिंग अटेंड की जाएगी, दैट इज नोन एज अ फुल कोर्ट मीटिंग। ठीक है, अब कब होती है, व्हेन इट इज हेल्ड। तो इसको लेकर अगर हम बात करें तो देयर आर नो रिटन रूल्स, कि कहीं पर भी कोई रूल लिखा हुआ नहीं है कि फुल कोर्ट मीटिंग कब होगी। तो फुल कोर्ट मीटिंग जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा बुलाई जाती है, तो ये जब भी उनकी इच्छा हो ये बुलाई जा सकती है। ठीक है, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट पर और हाई कोर्ट में, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट मतलब जो वकील वगैरह होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनके सीनियर डेजिग्नेशंस को भी डिसाइड करने के लिए ये फुल कोर्ट मीटिंग्स बुलाई जाती है। मतलब फुल कोर्ट मीटिंग्स के दौरान ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं इनके सीनियर डेजिग्नेशंस को भी क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। इसके बाद आगे बात करेंगे कि फुल कोर्ट मीटिंग जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। फुल कोर्ट मीटिंग जो है वो उसका एक मतलब उसको लेकर आने के पीछे एक विचार ये है कि टेक्स एवरीवन अलोंग, मतलब सबको साथ लेके चलने वाली बात है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि आर एन आइडियल ओकेजन टू अराइव एट अ कॉमन सॉल्यूशन टू डील विद problems that beset the country's legal system and to make any amendments if necessary in the administrative practices of the court। इसका मतलब ये है सबको साथ लेके चलने की बात है, और देश की जो जुडिशरी है अगर उसमें कुछ, अगर वो सवालों के घेरे में है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है या कोई ऐसी प्रॉब्लम पास्ट में आई है जिसकी वजह से जुडिशरी जो है वो सवालों के घेरे में है, तो उन सवालों को सुधारने के लिए, मतलब उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने के लिए इस तरीके की जो है मीटिंग्स की जाती है। और साथ ही साथ अगर कोई अमेंडमेंट्स, मतलब किसी चीज़ में कोई सुधार करने की ज़रूरत है तो वो इन मीटिंग्स के थ्रू किया जा सकता है। ठीक है, अब हाउ फ्रीक्वेंटली इज इट हेल्ड, कि कितने फ्रीक्वेंटली ये होती है, क्योंकि ये तो अब ऑब्वियस ही बात है, ये सवाल तो क्लियर है, पीछे हमने देख लिया कि कब होती है उसका कोई रूल नहीं है, तो फ्रीक्वेंटली होने का भी कोई मतलब नहीं बनता। इट डज नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर कैलेंडर, क्योंकि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके डिस्क्रिप्शन पर होती है, वही इसको बुलाते हैं, वही इसको कन्वीन करते हैं। तो फिर कैलेंडर ईयर में कब होगी कब नहीं होगी, हर साल होगी नहीं होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद फुल कोर्ट मीटिंग्स जो पास्ट में हुई है उसका भी एक इंस्टेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। 2020 में, मार्च 2020 में जब कोविड-19 आया था, आउटब्रेक हुआ था उसका, तो उस समय जो है कुछ लॉयर्स के द्वारा, जो एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स है, उन्होंने इस तरीके की फुल कोर्ट मीटिंग की डिमांड की थी। ठीक है, मतलब मीटिंग कन्वीन की गई थी इस तरीके की डिमांड्स को डिस्कस करने के लिए, और वो डिमांड्स ये थी कि जब तक ये कोविड आउटब्रेक हो रहा है तब तक सारे कोर्ट्स वगैरह जो है वो बंद कर दिए जाएं, ताकि कोविड का जो फैलाव है उसको रोका जा सके, और जो कोर्ट वगैरह है और वहाँ के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जो जजेस हैं,
जो बाकी स्टाफ है उनके बीच में कोरोना वगैरह नहीं फैल सके। ठीक है, तो इसके लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। इसके बाद 1997 में 7 मई को जो है वो मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें ये बोला गया था कि एवरी जज, यानी कि जो हर जज है वो अपनी जो एसेट्स है, ठीक है, अपने एसेट्स का डिक्लेरेशन करे। जो एसेट्स उसके खुद के नाम पर है, जो उसके स्पाउस यानी कि जो उसके हस्बैंड या वाइफ के नाम पर है, वो उसका क्या करे, इन द फॉर्म ऑफ रियल एस्टेट या इन्वेस्टमेंट के रूप में कोई भी अगर उनके पास एसेट्स है तो उसको वो डिक्लेयर करे। ठीक है, और देयर आफ्टर मेक अ डिस्क्लोजर वेन एवर एनी एक्विजिशन ऑफ सब्सटेंशियल नेचर इज मेड, यानी कि उसके बाद भी अगर मतलब अभी के इस डेट में जो उनके पास एसेट है उसका तो वो डिस्क्लोज करें ही करें, साथ साथ आगे आने वाले समय में अगर उनके पास कोई भी और एसेट को वो एक्वायर करते हैं तो उसका भी वो लोग डिस्क्लोजर करें। तो उसको लेकर भी जो है वो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई थी 1997 में। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद एक यहाँ पर न्यूज जो है वो इकोनॉमी के पेज में थी, वो ये है कि लेड बाय द बेस इफेक्ट एंड सर्विसेज पिकअप Q1 जीडीपी ग्रोथ सीन इन डबल डिजिट्स। ठीक है, Q1 की जीडीपी का मतलब हो गया ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है दैट इज 22-23। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, इसको अगर आप कभी कभी देखें तो सिंपली ये FY23 भी लिखा हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है, FY23। अब इसका Q1 का मतलब हो गया अप्रैल टू जून। ठीक है, अप्रैल टू जून, ये जो अभी चल रहा था अप्रैल टू जून 2022। ठीक है, तो इस क्वार्टर के जो जीडीपी का एस्टिमेशन है वो लगभग 16.1% के आसपास किया गया था। ठीक है, हालांकि एग्जैक्ट डेटा जो है वो अभी तो नहीं आया है, एग्जैक्ट डेटा जो है वो परसों को यानी कि 31 अगस्त को जो है वो रिलीज होगा। ठीक है, और इस तरीके का डेटा वैसे एज सच पढ़ना तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं होता है कि हर क्वार्टर में जीडीपी जो है वो कितना राइज कर रही है, कितना फॉल कर रही है। ठीक है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आया है दैट इज नोन एज बेस इफेक्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे कि व्हाट इज अ बेस इफेक्ट। और अगर आप ये पूरा का पूरा आर्टिकल अगर आप फॉलो कर रहे हैं न्यूज में तो वहां पर आपको एक टर्म और लिखा हुआ दिखाई देगा दैट इज नोन एज रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज रियल जीडीपी। ठीक है, अब रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी कितने लोगों को पता है? पता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहां पर हम लोग थोड़ा सा जो है नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और इसको और बेस इफेक्ट को जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम कुछ ईयर्स लेते हैं जैसे कि 2019, ठीक है, 2020, 2020, 2021 और 2022। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए हम लिखते हैं क्वांटिटी, मतलब कितना प्रोडक्शन जो है वो हुआ है, क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, किसी भी एक कमोडिटी की बात कर ले, है ना। जीडीपी बेसिकली होता क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन द ईयर। ठीक है, एक साल में किसी भी देश में, मतलब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में एक साल में कितनी सर्विसेज और गुड्स जो है उनकी टोटल वैल्यू, है ना, मॉनेटरी वैल्यू, वो जीडीपी कहलाती है। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वांटिटी की और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं प्राइस पर क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस पर क्वांटिटी। ठीक है, देखिए सपोज कर लीजिए साल 2019 में क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है 100, 110 यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 120 प्रोड्यूस होती है और यहाँ पर प्रोड्यूस होती है 130। ठीक है, और प्राइस पर क्वांटिटी की अगर हम लोग बात कर लें, या चलिए इसको थोड़ा सा अगर हम लोग डाउन करें, क्योंकि डाउन इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ये 2021 जो है वो कोविड का साल था, तो इसको अगर हम मान लीजिए 80 कर लें, ठीक है, और इसको मान लीजिए 120 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर जो प्राइस ऑफ क्वांटिटी है, किसी भी प्राइस पर क्वांटिटी, मतलब एक क्वांटिटी जो है वो कितने रुपए में बिक रही थी, सपोज कर लीजिए यहाँ पर बिक रही थी वो 10 रुपये में, यहाँ पर बिकती है 11 रुपये में, यहाँ पर वो बिकती है 9 रुपये में और यहाँ पर बिकती है सपोज कर लीजिए फिर से 10 रुपये में। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम कुछ वैल्यू निकालें, ठीक है, कुछ वैल्यू अगर हम यहाँ पर निकालें, दैट इज इन दोनों का मल्टीप्लाई लेते हुए, इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हुए, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दिस वैल्यू विल बी 1000। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 121, मतलब 1210।
यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दिस विल बी 720, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट विल अगेन बी 1200। ठीक है, तो आई होप क्लियर है ये वैल्यूज। अब देखिए हमारा क्या हो रहा है अगर हम इन वैल्यूज को कंसिडर करें, क्योंकि ये हमारी एक तरीके से जीडीपी हो गई, क्योंकि सम टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज है ना। सम टोटल क्या है, ये सम टोटल ही तो है, यानी कि इतनी अगर इकोनॉमी में इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की गई और ये अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू थी तो टोटल वैल्यू इतनी हो गई। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, दीज आर द जीडीपीज। ठीक है, अब यहां पर इस चीज को समझिए, अगर मैं 2020 की रियल जीडीपी की बात करता हूं, ठीक है, मुझे दो तरीके से बात करनी होगी, वन विल बी रियल और वन विल बी योर नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं रियल जीडीपी की, तो रियल जीडीपी जो डिफाइन होती है, या पहले अगर मैं, चलिए रियल, मैं नॉमिनल की बात करता हूं पहले। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है कि जो हम करंट ईयर के प्राइजेस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, वो करंट ईयर के प्राइजेस के अकॉर्डिंग जो बात कर रहे हैं, दैट इज आवर नॉमिनल जीडीपी। जैसे कि मैंने यहां पर पीछे बात करी, ये सारी वैल्यूज क्या है, ये इस ईयर के प्राइस के हिसाब से बात हो रही है कि 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है, प्राइस चल रहा था 10 रुपए, तो उसके हिसाब से जो बना वो कितना हो गया, 1000 रुपए। सिमिलरली यहां पर 110 क्वांटिटी बनी है, प्राइस एक क्वांटिटी का 11 रुपए है, तो टोटल कितना हो गया, 1210 रुपए। ठीक है, तो ये क्या है, दीज आर द वैल्यूज। इन वैल्यूज को आप बोल सकते हैं कि दीज वैल्यूज आर योर नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि ये हम इस ईयर के यानी कि करंट ईयर के प्राइस के आधार पर बात कर रहे हैं, तो दीज ऑल आर योर नॉमिनल जीडीपी वैल्यूज। ठीक है, अब इसके बाद अगर मुझे मान लीजिए रियल जीडीपी निकालनी होती है, इफ आई हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी होती है जो हम एक कांस्टेंट प्राइस या कांस्टेंट ईयर के प्राइस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। मतलब कैसे, देखिए इससे हमें यह चीज पता लगेगी कि वाकई में हमारी जो जीडीपी है वो ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि देखिए यहां पर मान लीजिए कोई चीज 100 क्वांटिटी बनी है, उसका प्राइस 10 रुपए था एक क्वांटिटी का। अब अगले साल क्या हो गया, क्वांटिटी का प्राइस बढ़कर हो गया 11 रुपए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कोई चीज यहां पर 100 बनी है, तो उसके हिसाब से जीडीपी कितनी आई, 1000। अगर यहां पर भी मान लीजिए कि वैल्यू 100 ही बनी होती, प्रोडक्शन अगर 100 ही हुआ होता, तो भी तो वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाती, 1110। यस और नो, सॉरी 1100 हो जाती, 1100 हो जाती है ना, 100 इंटू 11 1100 हो जाती। तो यहां पर क्या जो है ये वैल्यू बढ़ी है, यहां पर भी 100 था, यहां पर भी 100 है, वैल्यू तो नहीं बढ़ी। लेकिन ये वैल्यू जो 1100, 1000 की 1100 हो गई, वो किस वजह से बढ़ी, क्योंकि ये प्राइस बढ़ गया 10 से 11, यानी कि ये बेसिकली इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है। ठीक है, ये जो चीज हुई है किसकी वजह से हुई है, इन्फ्लेशन की वजह से हुई है। मतलब जो हमें जीडीपी में ग्रोथ दिख रही है वो इन्फ्लेशन की वजह से हुई है। ठीक है, जबकि यहां पर कोई रियल ग्रोथ नहीं है, हमने अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया। ठीक है, प्रोडक्शन यहां पर भी 100 ही हो रहा था, यहां पर भी 100 ही हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, लेकिन हमारी जो ग्रोथ हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी सेम है, उसके दाम बढ़ गए, उसका प्राइस बढ़ गया है। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। तो इसको बोला जाता है नॉमिनल जीडीपी। अब अगर मैं वाकई में ये निकालना चाहूं, रियल जीडीपी निकालना चाहूं, तो वो कांस्टेंट ईयर के प्राइस के हिसाब से निकलेगा। कैसे, मतलब ये 100 रुपए यहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, सॉरी 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है 10 रुपए के हिसाब से, तो 1000 रुपए हो गया। अब 110 जो प्रोड्यूस हुआ है उसको मैं इस ईयर से हिसाब से ही लेके चलूंगा। अगर ये बेस ईयर है मेरा, तो मैं इसी के हिसाब से इसको लेके चलूंगा। ठीक है, तो 1110, सॉरी 110 इंटू 100, सॉरी 110 इंटू 10, वो कितना हो जाएगा, 1100। ठीक है, सिमिलरली 80 इंटू 10 दैट विल बी 800, 120 इंटू 10 दैट विल बी 1200। ठीक है, अब यहां पर वो वैल्यू ऐसी ली थी तो इस वजह से ये आया है। अगर मैं इस वैल्यू को चेंज कर लूं, मान लीजिए, ठीक है, इन्फ्लेशन को बढ़ाकर अगर मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर लूं, 12 कर लूं नॉमिनल में, तो ये वाली वैल्यू मेरी थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी फिर, 1440।
ठीक है, ये डिस्टिंग्विश करने के लिए वैल्यू को, और ये वैल्यू मेरी 1200 है। तो आई होप क्लियर है बात। ये जो मैंने येलो में लिखी है, दीज वैल्यूज आर योर रियल जीडीपी वैल्यूज। ठीक है, अब हमें पता लगेगा कि अगर हम एक कांस्टेंट प्राइस ले रहे हैं फिर भी हमारी जो वैल्यूज है, जो जीडीपी वैल्यूज है, अगर वो बढ़ रही है तो हम कहेंगे कि हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है। अगर वैल्यूज घट रही हैं तो हम कहेंगे जीडीपी हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो आई होप समझ गए रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, यस और नो, है ना। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये चीज समझ में आपको आई या नहीं आई। अब इसके बाद एक टर्म इसमें और आ जाता है, दैट इज नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, हालांकि हम लोगों ने अपने इकोनॉमी के कोर्स में ये सब चीज़ें डिस्कस करी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये टर्म आया तो मेरे को लगा कि आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये कैसा लगा आप लोगों को, एफर्ट जरूर बताइएगा। दिस इज नथिंग बट योर नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। ठीक है, ये हो गया आपका जीडीपी डिफ्लेटर, मल्टीप्लाई बाय इसको 100 भी कर सकते हैं, या रेशियो के टर्म्स में भी इसको लिखा हुआ रहता है ये। ठीक है, आई होप क्लियर है। जीडीपी डिफ्लेटर इज नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। ठीक है, तो आई होप कि ये जीडीपी का जो कंसेप्ट है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं बेस इफेक्ट की, तो बेस इफेक्ट को हम कैसे समझें। देखिए, बेस इफेक्ट को समझने का मतलब ये है कि हमारा अगर हम इंक्रीज देखें, मतलब अगर हम सिर्फ रियल जीडीपी की वैल्यूज बात करते हैं अब हम, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको यहां से रब करता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा मिक्स हो गया है। ठीक है, अब हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे रियल जीडीपी वैल्यूज की। ठीक है, सिर्फ रियल जीडीपी वैल्यूज की अगर हम बात करें तो रियल जीडीपी मैंने आपको पहले ही बताया कांस्टेंट प्राइस पे निकलेगी 100 इंटू 10,000। ठीक है, 110 इंटू 11, 110 इंटू 10 सॉरी 1100, 80 इंटू 10 इज 800 एंड 120 इंटू 10 इज 1200। तो दीज आर योर रियल जीडीपी वैल्यूज। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है, अगर हम ये चीजें समझें कि हमारी क्वांटिटी यहां पर कितनी बड़ी, या हम जीडीपी की अगर बात करें तो यहां पर हमारी जीडीपी कितनी बड़ी है, 100 रुपये। ठीक है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ प्राइस बताएं, टोटल वैल्यू के टर्म्स में बताएं तो कितनी बड़ी है, सॉरी आई होप ये शायद दिखेगा नहीं, ये कितना बड़ा है, 100 रुपये। ठीक है, ये यहां से यहां आने में कितना कम हुआ है, -300 रुपये, और ये यहां से यहां जाने में कितना बड़ा है, 400 रुपये, +400, दिस इज +100। ठीक है, तो अब ये चीज समझिए आप कि बेस इफेक्ट का मतलब ये होता है कि हम किस बेस के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम 1100 को कैलकुलेट करेंगे 1000 के बेस पे तो वो थोड़ा सा बड़ा है, ये यहां पर डिक्रीज हुआ है और ये यहां से इंक्रीज हुआ है, यानी कि इंक्रीज हुआ है 400 का। ठीक है, इंक्रीज हुआ है 400 का, तो 400 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 100। ठीक है, तो यानी कि हम ये कहें कि हम 2021 से 2022 में अगर आए हैं तो हमारी जीडीपी कितना ग्रो करी है, कितना ग्रो करी है, अगर मैं इसकी बात करूं कितना ग्रो करी है, तो दिस विल कम आउट टू बी 50%। यस और नो, 50% हुआ ये। और अगर मैं बात करूं यहां से यहां आने में, 10 से 11 आने में कितना बड़ा है, 100 डिवाइडेड बाय बेस 1000 इंटू 100, तो ये कितना बड़ा है, सिर्फ 10%। यानी कि अगर हम रियल टर्म्स में बात करें, जब हमारी जीडीपी की वैल्यू 1100 थी तो हम बोल रहे थे कि ग्रोथ हुई थी 10%। ठीक है, और हमारी जीडीपी की वैल्यू अगर है 12%, 1200, तो हम बोल रहे हैं कि जीडीपी की ग्रोथ हुई है 50%। है ना, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा आपको लगेगा, मतलब जब इस तरीके की वैल्यूज आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बड़ी अजीब सी चीज़ है। जब हमारी जीडीपी, रियल जीडीपी की अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में बात करें, अगर वो 1100 रुपये है तो हम कह रहे हैं जीडीपी का हमारा ग्रोथ कितना हुआ, 10% कंपेयर टू दिस वैल्यू 1000। अगर हम बात करें कि जीडीपी की वैल्यू अगर सिर्फ 1200 ही है और हम कह रहे हैं कि ग्रोथ कितना हुआ, 50%, आपको लगेगा ये क्या चल रहा है, अजीब सी बात है। ये अजीब सी बात नहीं है, ये बेसिकली डिपेंड करता है ये इस वैल्यू के ऊपर, जो नीचे वाली वैल्यू है दैट इज द डिनोमिनेटर वैल्यू के ऊपर। ठीक है,
क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी कम होगी, अब यहां पर आप देखिए ऐसा क्यों हुआ, हमने ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल इसलिए लिया वैल्यू को कम करके क्योंकि ये कोविड का वर्ष था, है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो थी वो काफी स्लो में चल रही थी। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है कि 1200 को हम कंपेयर कर रहे हैं विद दिस, तो ये हमारा एक बेस हो जाता है, ठीक है। यानी कि हमें यहां पर इतना ज्यादा राइज देखने को क्यों मिला, क्योंकि हमारा बेस बहुत कम था। अगर ये बेस हम जितना बढ़ाते जाएंगे हमारी ये परसेंटेज वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। तो मतलब बात ये है कि अगर इसको मैं अगर आपको एक प्लेन उसमें दिखाने की कोशिश करूं कि अगर मान लीजिए इकोनॉमी 100 से 110, 120, 130, या यहां पर अगर मैं एक को थोड़ा सा डाउन करूं 100 और 130, अगर इस तरीके से इकोनॉमी चलती है मान लीजिए, तो यहां से यहां जाने में हमारा रियल ग्रोथ कितना है 10, यहां से यहां कितना है 10, मतलब +10 +10, यहां से यहां कितना है -20, और यहां से यहां कितना है +30, ठीक है। तो अगर हम इसके हिसाब से परसेंटेज निकालेंगे तो हमें यह दिखेगा कि यहां से यहां का जो परसेंटेज है वो सिर्फ 10% का राइज है। यहां से यहां का हम निकालेंगे तो हमारा बेस ईयर ये होगा, मतलब बेस वैल्यू ये होगी, बेस प्राइस, तो उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे तो ये 9.09% आएगा, ठीक है। सिमिलरली हम यहां पर निकालेंगे तो ये माइनस में आएगी वैल्यू कुछ, दिस वैल्यू विल बी 20 डिवाइडेड बाय 120, यानी कि -16.66%, 67%, ठीक है। और इसके बाद अगर हम यहां से निकालेंगे तो दिस विल बी +30%, ठीक है। यानी कि अगर हम रियल टर्म्स में बात करें तो वैल्यूज में ज्यादा फर्क नहीं है, जैसे यहां पर और यहां पर तो बिल्कुल सेम है 10-10%, लेकिन इन वैल्यूज में अंतर है। क्यों? क्योंकि बेस अलग है, इस वाली वैल्यू का बेस 100 था, इस वाली वैल्यू का बेस 110 था। सिमिलरली यहां से जब हम नीचे गए तो वैल्यू माइनस हो गई, क्यों? क्योंकि 120 का वैल्यू 100 हो गई, तो माइनस हुआ है, ठीक है, बेस ये था। और यहां से जब हमने ग्रो करा तो हमारा 30% बढ़ा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा बेस ये था। तो मतलब ये जो ज्यादा इंक्रीज अगर देखने को मिल रहा है उसका मतलब हमारा बेस कम है, ठीक है। तो जैसे 2020 के बाद जब आपको पता है कि हमारी जीडीपी एक क्वार्टर में नेगेटिव हो गई थी, माइनस में चली गई थी, उसके बाद जब थोड़ा सा भी अगर जीडीपी बढ़ती है तो हमें लगा कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि रियल जीडीपी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी थी। वो बेसिकली इफेक्ट था इस वैल्यू का कि जो ये वैल्यू कम हो गई थी। अगर हम 120 से 130 को कंपेयर करते तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, ठीक है। 120 से 130 को आप कंपेयर करोगे तो 10 का चेंज है, डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 12, 100 डिवाइडेड बाय 12 का मतलब हो गया आपका 25 डिवाइडेड बाय 3, लगभग सिर्फ 8.3% का राइज था अगर ये सीधे सीधे चलता रहता तो। लेकिन ये वैल्यू बीच में एक डिप हो गई, इस डिप होने की वजह से ये वैल्यू जो मैं आपको यहां पर 8% के आसपास दिखा रहा हूं ये 30% पहुंच गई। क्यों? क्योंकि ये बेस जो है वो नीचे आ गया था, ठीक है। तो यही चीज यहां पर हुई है, और कोविड की वजह से जो बेस डाउन हुआ था तो उसके बाद जब थोड़ा सा जीडीपी बढ़ी तो गवर्नमेंट ने ये कहना शुरू कर दिया कि जीडीपी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है, लेकिन वो बेस इफेक्ट के कारण था। तो आई होप बात क्लियर है, बेस इफेक्ट भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज बेस इफेक्ट एंड व्हाट इज योर रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर। तो आज का सेशन जो है उसको हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आज पे इतनी ही न्यूज़ थी। अगर आप लोग लास्ट तक इस सेशन में हमारे साथ बने रहे हैं तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारे अदर चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स का चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 1 सितंबर से ये न्यूज़ एनालिसिस जो है वहीं पर चलेगा। और इसके बाद आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जो भी डाउट्स हो, जो क्वेरीज हो, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियोज़ अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ। और साथ ही साथ अगर चैनल पर आप लोग नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी जल्द से जल्द ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलेंगे कल के दिन में न्यूज़ ऑफ द डे इंडियन एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।